प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में हमारा टॉपिक चल रहा था सेक्रेटरी टिश्यू यानी जो स्रावी ऊतक हैं उनके बारे में। पिछले वीडियो में हमने स्रावी ऊतक और बाह्य स्रावी ऊतक के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आंतरिक स्रावी संरचनाएं या जो आंतरिक स्रावी ऊतक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों हमें जानते हैं कि पादपों में बहुत सारी ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं। इनमें से बाह्य स्रावी ऊतक होते हैं जैसे स्रावी रोम हैं या विभिन्न प्रकार की जो स्रावी कोशिकाएं हैं, है ना। इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। जैसे जो घटपर्णी पादप हैं, जो कीटभक्षी पादप हैं, इनमें पाए जाने वाली स्रावी रोम हैं जो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्राव करते हैं। ऐसी ही कुछ संरचनाएं पादपों में आंतरिक रूप से पाई जाती हैं जिनको आंतरिक स्रावी संरचनाएं या इंटरनल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आक है, कैलोट्रोपिस नामक जो पादप है, या बरगद है, इन पे जब हम कट लगाते हैं तो इनमें से दूधिया पदार्थ स्रावित होता है जिसको लेटेक्स या रबर क्षीर कहते हैं। तो वो आंतरिक स्राव का एक उदाहरण है। और वो आंतरिक स्रावी संरचना जिसको रबर क्षीर संरचनाएं, रबर क्षीर कोशिकाएं, लेटिसिफेरस स्ट्रक्चर कहते हैं, उनके द्वारा स्रावित होता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि पादपों में आंतरिक रूप से कौन कौन सी ऐसी संरचनाएं हैं जो पाई जाती हैं और जो आंतरिक स्राव का निर्माण करती हैं। तो आइए पादपों में जाने आंतरिक स्रावी संरचना। विद्यार्थियों, ये एक अथवा बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं जो ऊतकों में धसी होती हैं। इनका स्रावी पदार्थ कोशिका भित्ति के टूटने पर बाहर आता है। महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों कि जो बाह्य स्रावी ऊतक या बाह्य स्रावी संरचनाएं हैं वो कोशिका के बाहर अपना पदार्थ स्रावित करते हैं, जबकि आंतरिक स्रावी ऊतक या आंतरिक स्रावी संरचनाओं में कोशिका भित्ति टूटने पर इनका स्राव, इनका जो पदार्थ है वह बाहर निकलता है। आंतरिक स्रावी संरचनाएं या आंतरिक स्रावी ऊतक मुख्य रूप से निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लैंड्स की यानी ग्रंथियों की। तो ग्रंथिल ऊतक अनेक पादप जैसे साइट्रस, नींबू जो है, नींबू कुल के पादप आप जानते हो, उनमें आपने देखा होगा कि नींबू या उनकी जो फ्रेगरेंस होती है, मौसमी, नारंगी, इनके छिलके में जो इनकी फ्रेगरेंस, इनकी महक होती है, वो इनके स्राव के कारण से पाई जाती है। तो ग्रंथिल ऊतक अनेक पौधों जैसे सिट्रस, नींबू की पत्तियों तथा फल की बाह्य भित्ति, यूकलिप्टिस यानी यूकलिप्टिस की जो छाल होती है, द्वितीयक फ्लोएम व मज्जा में पाए जाते हैं तथा पौधों में कोशिकाओं के छोटे समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनका जीव द्रव्य सघन होता है। ग्रंथिल ऊतकों की उत्पत्ति दो प्रकार की हो सकती है। उत्पत्ति के आधार पर जो ग्रंथिल ऊतक हैं या जो आंतरिक स्रावी ग्रंथियां हैं उनको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो आंतरिक स्रावी ग्रंथियों का सबसे अच्छा उदाहरण है नींबू कुल के जो पादप हैं वो हैं, यूकलिप्टिस है ना। ये ग्रंथियों के उदाहरण हैं। तो इनकी उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। इस आधार पर ही इनको दो भागों में बांटा गया है, व्युक्ति जनन और लय जनन। यानी ये दो प्रकार की हो सकती हैं ग्रंथियाँ, व्युक्ति जात यानी साइजोजीनियस और लय जात यानी लाइजोजीनस कैविटी। व्युक्ति जात जो होती हैं, यहाँ कोशिकाओं की मध्य भित्तियों के दूर हो जाने से एक बड़ी गुहिका बन जाती है तथा इनके बाहरी क्षेत्र में संपूर्ण कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे यूकलिप्टिस की तेल ग्रंथियाँ, पाइनस की राल ग्रंथियाँ आदि। लय जात, यहाँ संपूर्ण कोशिकाएं टूट जाती हैं, विघटित हो जाती हैं तथा एक बड़ी गुहिका बनती है। इनके बाहरी क्षेत्र में विघटित कोशिकाएं दिखाई देती हैं, जैसे सिट्रस या नींबू की फल भित्ति की ग्रंथियाँ। तो जो आंतरिक स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं विद्यार्थियों। एक तो व्युक्ति जात जिनका निर्माण व्युक्ति जनन से होता है और दूसरी होती हैं लय जात जिनका निर्माण लयन से होता है। व्युक्ति जात या साइजोजिनस जो ग्रंथियाँ होंगी उनमें कोशिकाएं एक दूसरे से वियुक्त हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं, और कोशिकाओं के एक दूसरे से दूर दूर होने पर उनके बीच में गुहिका यानी कैविटी का निर्माण हो जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्युक्ति जात
वियुक्ति जनन यानी कोशिकाएं जब एक दूसरे से वियुक्त हो जाती हैं, आइसोलेट हो जाती हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हो साइटोजिनस जो कैविटी होती हैं उनमें कोशिकाएं दूर दूर हो गई, पृथक पृथक हो गई और उनके बीच में स्थान बन गया और वह स्थान फिर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्राव करता है, जैसे यूकलिप्टस की तेल ग्रंथियाँ, पाइनल्स की राल, रेजिन डक्ट्स, ये साइटोजिनस कैविटी होती हैं। इनका निर्माण साइटोजेनेसिस कहलाता है। दूसरा है लयजात या लयन के द्वारा। लयजात जो ग्रंथियाँ होंगी या जो गुहिकाएँ होंगी उनका निर्माण कोशिकाओं के लयन से होगा, कोशिकाओं के नष्ट होने से होता है। जैसे कोशिकाओं का एक समूह है, उनमें से कुछ कोशिकाओं का लयन हो जाता है, कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और कोशिकाओं के नष्ट होने से एक कैविटी बन जाती है, एक गुहा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की जो ग्रंथियां होंगी उनको लयजात ग्रंथियां या लाइसोजेनेसिस इस घटना को कहा जाता है, जिसमें नींबू संतरा कुल के जो पादप है उनकी फल भित्तियों में जो होती हैं वो ग्लैंड्स इसमें शामिल की जाती हैं। आप देख पा रहे हो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दोनों चित्र दिए गए हैं, जो लाइसिजेनेसिस कैविटी और साइटोजेनेसिस कैविटी। लाइसिजेनेस में तो आप देख पा रहे हैं कि कोशिका की भित्तियाँ टूटी हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि साइटोजेनियस में कोशिकाओं के बीच में कोशिकाओं के पृथक होने से और गुहा या विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियाँ हैं उनका निर्माण होता है। स्रावी, दूसरा है स्रावी कोशिकाएं। तो पहला तो था स्रावी ग्रंथियां, दूसरा है स्रावी कोशिकाएं। यह अपने आसपास की शेष मृदुतकी कोशिकाओं से आकार, संरचना और कार्य में अलग होती हैं, अतः इनको विचित्र कोशिका या इडियोब्लास्ट कहते हैं। जब कुछ कोशिकाएं अपने आसपास की अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाएं तो उन्हें इडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के तेलों, गोंद, रेजिन, श्लेष्मा, क्रिस्टल एवं टैनिन आदि के स्राव में सहायक होती हैं। पादप शरीर में कहीं भी उपस्थित हो सकती हैं, जैसे फाइकस की पत्ती में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को सिस्टोलिथ कहते हैं। मूंगफली के बीजों व अरंडी के भ्रूणपोष में पाई जाने वाली तेल कोशिकाएं। तो जब कोशिकाएं अपने आसपास की कोशिकाओं से दिखने में, कार्य में, संरचना में अलग हो जाती हैं तो फिर उनको इडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिकाएं कहते हैं और इन विचित्र कोशिकाओं के ही द्वारा फिर तेल, गोंद, रेजिन, श्लेष्मा इनका स्राव किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सेक्रेटरी सेल्स हैं। इससे पहले तो सेक्रेटरी ग्लैंड्स थी, ग्रंथियां थी, जबकि ये स्रावी कोशिकाएं हैं। आंतरिक स्रावी संरचनाओं या आंतरिक स्रावी ऊतक में विद्यार्थियों तीसरी और काफ़ी महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं क्षीर उत्पादक कोशिकाएं, लैटिसिफेरस सेल्स। विद्यार्थियों लैटेक्स या जो रबर क्षीर होता है वो दूध के समान या रंगहीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो हम आकड़ा यानी कैलोट्रोपिस, बरगद यानी फाइकस, पीपल, ओपियम जिसको अफीम कहते हैं, पॉपी, इनमें हम देख सकते हैं। रबर भी जो है एक प्रकार का लैटेक्स है। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जो लैटेक्स का स्राव करती हैं उनको क्षीर उत्पादक कोशिकाएं कहते हैं। लैटेक्स जिनके द्वारा स्रावित होता है उनको क्षीर उत्पादक कोशिकाएं कहेंगे। यह विशेष प्रकार की मृदुतकी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शयान द्रव या रबर क्षीर स्रावित होता है। रबर क्षीर दूध जैसा सफ़ेद, रंगहीन अथवा पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जिसमें अनेक पदार्थ जैसे शर्करा, एल्केलॉइड्स, रबर, टैनिन, विकर, प्रोटीन इत्यादि उपस्थित होते हैं। आर्जिमोन में पीले रंग का तथा यूफोर्बिया में सफ़ेद रंग का होता है। पपीते के लेटेक्स में पेपेन नामक एंजाइम मौजूद होता है, जबकि फाइकस, हीविया में रबर पाया जाता है। रबर क्षीरी ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। इस ऊतक को संरचना विकास के आधार पर दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो फाइकस या जिसको कहें अपन बरगद, पीपल, अफीम, रबर, इन सभी में लेटेक्स स्रावित होता है और लेटेक्स रंगहीन हो सकता है, सफ़ेद रंग का हो सकता है, पीले रंग का हो सकता है। पपाया में इसमें पेपिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है
ये दो प्रकार के हो सकते हैं, संधित आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर और नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर। संधित जो लेटिसिफर होंगे इनको रबर क्षीर वाहिकाएँ लैटेक्स वेसल्स भी कहते हैं। ये अनेक रबर क्षीरी कोशिकाओं के सिरों पर जुड़ने तथा मध्य के अनुप्रस्थ पटों के घुलने से बनती हैं। अनुप्रस्थ पटों के अभाव में ये जाल सा बना लेती हैं। ये शाखित अथवा अशाखित होती हैं। चूँकि ये वाहिकाएँ अनेक कोशिकाओं के संधि के कारण बनती हैं, इसलिए इन्हें संधित रबर क्षीरी भी कहते हैं। तो जब बहुत सारी रबर क्षीर कोशिकाएँ मिलकर और संधि करके एक विशेष प्रकार की वाहिकाओं नलिकाओं का निर्माण करती हैं, तो उन्हें संधित रबर क्षीर उत्पादक कोशिकाएं कहते हैं। दूसरी है असंधित। यह बहुकेंद्र की अशाखित अथवा शाखित लंबी कोशिकाएं होती हैं। ऊपर वाली तो जो हमने पहले वाली पढ़ी थी, ये तो इसमें कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जबकि असंधित में कोशिकाएं आपस में जुड़ती नहीं हैं। ये कोशिकाएं स्वतंत्र रहती हैं अथवा आपस में संयुक्त नहीं होती तथा रबरक्षीर वाहिकाओं की भांति जाल नहीं बनाती। असंधित रबरक्षीरी अथवा रबरक्षीरी कोशिकाएं एपोसाइनेसी, एस्क्लेपियडेसी और यूफोर्बिएसी में सामान्यतः पाई जाती हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।